जंगल में एक युवक चला जा रहा है। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचता है। गांव में एक मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाता है। उस पर पुजारी जी की दृष्टि पड़ी तो वो उस युवक के पास पहुंचे और पूछा कि तुम कौन हो, इस गांव के तो नहीं लगते। युवक बोला, मेरा नाम मुरली मनोहर है, मैं पास के गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। चलते चलते थक गया हूँ, इसीलिए यहाँ थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठा हूँ। पुजारी जी को उस युवक से सहानुभूति हुई। उन्होंने कहा, तुम थके हो, भूख भी लगी होगी, कुएं से पानी लेकर हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। युवक ने हाथ मुंह धो लिया। पुजारी जी ने उसके लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। सायंकाल हो चुका था। मुरली मनोहर रात में मंदिर के प्रांगण में ही रुक गया। सुबह उसे अपनी आगे की यात्रा पर जाना था। अगली सुबह वो नहा धोकर तैयार हो गया। वो मंदिर में भगवान की पूजा करने गया। तभी गांव के जमींदार की लड़की सुनैना मंदिर में पूजा करने अपनी कुछ सखियों के साथ आती है। उस समय मुरली मनोहर भगवान की स्तुति बड़े सुंदर और सुरीले स्वरों में गा रहा था। उसका गायन सुनकर सुनैना बहुत प्रभावित होती है। जब गायन समाप्त हो जाता है तो सुनैना उसका परिचय पूछती है। मुरली मनोहर का परिचय और यात्रा का उद्देश्य जानकर कहती है कि आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं पिताजी से बात करती हूँ, हो सकता है आपके लिए यहीं कुछ काम निकल आए। पहले तो मुरली मनोहर हिचकिचाता है, परंतु सुनैना के दोबारा कहने से वो सुनैना के साथ उसके घर चल देता है। घर पहुंचकर सुनैना अपने पिताजी से मुरली मनोहर की गायन कला के बारे में बताती है। सुनैना बोलती है कि पिताजी, मेरी गायन सीखने की बहुत इच्छा है और यहाँ मुरली मनोहर से अच्छा गाना सिखाने वाला कोई दूसरा नहीं है, अतः मैं इसी से गाना सीखूंगी। जमींदार अपनी पुत्री की कोई बात मना नहीं करता था। वो मुरली मनोहर को सुनैना को गायन विद्या सिखाने के लिए रख लेता है और उसका कुछ पारिश्रमिक तय कर देता है। साथ ही गांव में एक छोटा सा मकान रहने के लिए भी दे देता है। मुरली मनोहर एक हंसमुख और विनम्र स्वभाव का युवक था। वो दूसरों की मदद भी करता था। उसके इन गुणों और उसके गायन के कारण सुनैना उसे पसंद करने लगती है। परंतु उसकी सोच से अनभिज्ञ मुरली मनोहर सुनैना को सिर्फ अपनी एक शिष्या ही समझता था। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सुनैना एक बहुत सुंदर युवती थी। धीरे धीरे जमींदार का विश्वास भी मुरली मनोहर के प्रति बढ़ जाता है और वो उसे अपनी जमींदारी के महत्वपूर्ण काम भी बताने लगता है। उसका पारिश्रमिक भी बढ़ा देता है। मुरली अपने गांव का मकान बेच देता है। उस धन और जमींदार से मिले धन को मिलाकर वो इसी गांव में ज़मीन खरीद लेता है। उस ज़मीन पर सब्जियों की खेती करना शुरू कर देता है। साथ ही कुछ गाय भी पाल लेता है। सब्जी और गायों के दूध से उसको अच्छी कमाई होने लगती है। जहाँ मुरली रहता था वहीं पास के मकान में एक किसान रहता था। उसकी एक पुत्री थी, रागनी। रागनी एक गुणवती और उत्तम स्वभाव की युवती थी। गांव में एक वैद्य रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो और उनकी पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके थे। रागनी प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी की देखभाल करने उनके घर जाया करती थी। उनसे रागनी ने आयुर्वेद चिकित्सा भी सीख ली थी। एक दिन मुरली मनोहर को जमींदारी के काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। गांव वापस लौटते लौटते अंधेरा हो गया। जब वह घर लौट रहा था तो घर के पास ही उसे एक सर्प ने डस लिया। उसके चिल्लाने से तुरंत लोग दौड़कर उसकी मदद को आए। रागिनी ने तुरंत कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा सर्प का जहर उतार दिया। इस घटना के बाद मुरली मनोहर और रागिनी की बातचीत होने लगी। दोनों को एक दूसरे से बात करना बड़ा अच्छा लगता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन रागिनी को देखने एक धनी दंपत्ति अपने पुत्र के साथ आए। जाते समय वे किसान से बोले, आपकी बेटी सुंदर और गुणवती है, परंतु फिर भी हम आपस में विचार विमर्श करके आपको सूचित करते हैं। इसी बीच किसान का एक मित्र किसान से बोला, अरे तुम नाहक ही इधर उधर भटक रहे हो, जबकि तुम्हारी दृष्टि के सामने इतना अच्छा योग्य वर है। किसान बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? किसान का मित्र बोला, मैं मुरली मनोहर की बात कर रहा हूँ। रागनी और उसका स्वभाव भी मिलता जुलता है।
मेरी समझ में तुम्हें रागनी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। किसान को बात जच गई। उसने सोचा कि धनी दंपत्ति ने कोई जवाब तो दिया नहीं है। वो अपने मित्र से बोला, ठीक है, मैं कल ही मुरली से बात करूँगा। उसी दिन जमींदार का चचेरा भाई शहर से जमींदार से मिलने गांव आता है। वह शहर में कोतवाल है। उसका और मुरली मनोहर का आमना सामना होता है। वो मुरली को देखकर एकदम चौंक जाता है। मुरली उसको देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जमींदार का भाई पूछता है कि यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जमींदार उसको बताता है कि वो उसके जमींदारी के कार्यों को करता है। कोतवाल बोला, ये तो चोर है। चोरी के अपराध में इसे 2 साल के कारावास का दंड मिला था। जमींदार ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर उसे मुरली पर क्रोध भी आता है। सुनैना को भी जब ये बात पता चलती है तो उसे भी मुरली पर बहुत क्रोध आता है कि मुरली ने इतना बड़ा धोखा दिया। वो मुरली को बुलाकर कहती है, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज का मुंह भी नहीं देखना चाहती। आज के बाद यहाँ कभी नहीं आना। जमींदार मुरली को काम पर से हटा देता है। रागनी को भी ये बात पता चलती है तो उसे सहज विश्वास नहीं होता है। वो मुरली के पास पहुंच जाती है। वो मुरली से कहती है कि जो कुछ उसने सुना क्या वो सच है। मुरली बोलता है, हाँ सच है, लेकिन आधा। मुरली कहता है कि यह सच है कि मैंने चोरी के अपराध में 2 वर्ष का कारावास का दंड पाया, परंतु यह भी सच है कि मैं चोर नहीं हूँ। मुरली आगे बताता है कि उसके गांव में एक दिन उसके घर एक बहुत पुराना मित्र जिसे वह वर्षों से नहीं मिला था आया। उसकी हालत ठीक नहीं थी। मुरली ने अपने मित्र को आश्रय दिया। दूसरे दिन मित्र बोला, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ, मेरा सामान यहीं रख देता हूँ। यह कहकर वो चला गया। अचानक कुछ सिपाही मुरली के घर में घुस जाते हैं। मुरली पूछता भी है कि आप लोग मेरे घर किस लिए आए हैं। सिपाही बोलते हैं, कल रात सुनार के यहाँ चोरी हुई है और हमें सूचना मिली है कि चोर यहीं आया है। वो लोग घर की तलाशी लेते हैं। मित्र के सामान में से चुराए हुए जेवर मिल जाते हैं। सिपाही मुरली को पकड़ कर ले जाते हैं। उसे उस अपराध का दंड मिलता है जो उसने किया ही नहीं था। रागनी का पिता बोलता है, मुरली तो चोर निकला। मैंने तेरे विवाह की बात उस धनी परिवार से कर ली है। वे लोग दहेज में 50,000 रुपये मांग रहे, परंतु तू चिंता मत कर, मैं मकान ज़मीन बेचकर भी रुपए का प्रबंध कर लूँगा। रागनी कहती है, मकान ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुरली से ही विवाह करूँगी। मुरली ने तो उस अपराध का दंड पाया जो उसने किया ही नहीं था, परंतु उन लोगों के पास तो इतना धन है, फिर भी वे लोग दहेज में इतना धन मांग रहे हैं। असली चोर तो वे लोग हैं। किसान को भी रागनी की बात ठीक लगती है। वो मुरली से रागनी के विवाह के लिए तैयार हो जाता है। इधर सुनैना और जमींदार को भी मुरली की सच्चाई का पता चल जाता है। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत खेद होता है। जमींदार मुरली को बुलाकर कहता है, मैं अपने व्यवहार से शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ सुनैना तुम्हें पसंद करती है। मैं तुम दोनों का विवाह करना चाहता हूँ। मुरली धन संकट में घिर जाता है। एक तरफ धन संपन्न और सुंदर सुनैना, दूसरी तरफ गुणवती रागनी। कुछ सोच विचार कर वह सुनैना से जाकर बोलता है, मैंने कभी भी आपको पत्नी रूप में पाने की दृष्टि से नहीं देखा। मैं तो केवल आपको एक शिष्या के रूप में ही देखता रहा, परंतु रागनी से मुझे प्रेम है। सुनैना सब समझ जाती है। फिर वह स्वयं ही बड़ी धूमधाम से रागनी और मुरली का विवाह करवा देती है।